सर्किट आपको समझना है प्योर रेजिस्टेंस के लिए, प्योर इंडक्टेंस के लिए और प्योर कैपेसिटेंस के लिए। तो आपके सर्किट 3 टाइप के होंगे। नंबर 1 प्योर रेजिस्टिव, नंबर 2 प्योर इंडक्टिव, नंबर 3 प्योर कैपेसिटिव। जब ये सिंगल लगे होते हैं तो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके साथ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और फेज डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, और यहाँ पे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होती है। ये सब जानकारी हमको यहीं से मिलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट डैश। डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल बनाएंगे। अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल एस के जैसा होता है, तो आपको एस बनाना है और वो भी हॉरिजेंटल पोजीशन पे। ये सिंबल आपका अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। डीसी में सिंबल होता है प्लस माइनस। जहाँ पे डीसी करंट लगा होगा वहाँ आप ज़्यादातर देखेंगे जब सेल लगाते हैं, आप बैटरी लगाते हैं, तो एक तरफ प्लस टर्मिनल, एक तरफ माइनस टर्मिनल, तो ये डीसी का सिंबल है। कहीं भी बुक में अगर ऐसा सिंबल बना हो, ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है। बात समझ में आई? ये दोनों सिंबल भी लर्न रखिएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय ये भी ध्यान देना होता है कि कहाँ डीसी करंट मिल रहा है और कहाँ एसी करंट मिल रहा है। तो डीसी का सिंबल है ये, एसी का सिंबल है ये। फिलहाल इसको अभी याद रखेंगे। वायर लिया, वायर में रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है, बस हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सर्किट को क्लोज किया, यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर। अब अल्टरनेटिंग करंट में भी सेम एज इट इज़, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर वोल्टेज डिक्रीज होता है, हमेशा ट्रैवल करेगा पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ से डैश ये एरो बनाया, ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। करंट इस डायरेक्शन से जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस साइड से निगेटिव सर्किट में क्लोज हो जाएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके पास इतना वोल्टेज है। एसी सर्किट में वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। यह आपको इसी के नीचे लिखना है। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज हमेशा इतना होता है। अब यहाँ से वोल्टेज जाएगा और वोल्टेज के साथ में करंट ट्रैवल कर रही है। यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है। आप जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो यहाँ पे वोल्टेज को पॉजिटिव लीजिए, माइनस का सिंबल लगाइए, लास्ट में माइनस आएगा। I इंटू आर इज इक्वल 0। किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है, तो उसका जो वोल्टेज होता है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी इनकी टोटल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे वो 0 कैसे होती है ये समझना है। अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट स्टार्ट होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट भी ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में। तो जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे V माइनस आई आर इज इक्वल 0। लास्ट में जो सिंबल होगा उसे करंट के पहले लगाया जाता है। लास्ट में सिंबल क्या आएगा? माइनस। तो हम इसे लगाएंगे करंट के पहले, इलेक्ट्रिक करंट के पहले माइनस सिंबल लगा दिया। ये चला जाएगा राइट हैंड में, तो हम इसे लिखेंगे V इज इक्वल आई आर। यहाँ से आप करंट की इक्वेशन बनाएंगे। I इज इक्वल V अपॉन आर, या V इज इक्वल आई आर हम लिखेंगे, R को अपॉन में, तो बन जाएगा I इज इक्वल V अपॉन आर। अब आपका जो वोल्टेज का वैल्यू है V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको उठा के आपको इस इक्वेशन में रखना है और नई इक्वेशन बनानी है करंट की। I इज इक्वल V की प्लेस पे आपने लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल R। I इज इक्वल V नॉट अपॉन कैपिटल R इंटू साइन ओमेगा टी को अलग लिख दिया। V नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस
दिस इज ऑल्सो रेशियो ऑफ पीक करंट, आई नॉट इज इक्वल वी नॉट अपॉन आर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको रिमूव करके लिखेंगे आई नॉट, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज वाली इक्वेशन को ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देंगे। अब आपका वोल्टेज की भी इक्वेशन बन गई और करंट की भी इक्वेशन बन गई। आई नॉट क्या है, इसको लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट EC। वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या लिखने को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, वोल्टेज भी लिख सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बनाना है फेज डिफरेंस के लिए डायग्राम। तो डायग्राम बनाने से पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एक तरफ वोल्टेज के लिए, एक तरफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के लिए ओमेगा टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ओमेगा टी। इसकी इक्वेशन में भी साइन के साथ में क्या है, ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन में भी साइन के साथ क्या है, ओमेगा टी। तो हमने वोल्टेज का फेज डिफरेंस लिया ओमेगा टी, करंट का फेज डिफरेंस लिया ओमेगा टी। ओमेगा टी इसको φ1 मान सकते हो आप, इसको φ2 मान सकते हो आप। डेल्टा फाई निकालोगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल फार्मूला φ1 माइनस φ2। डेल्टा फाई इज इक्वल φ1 की वैल्यू ओमेगा टी, φ2 की वैल्यू ओमेगा टी, टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं वहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता है, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 0 होती है पर इनके फेज़र डायग्राम में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कैसे होता है, फेज़र डायग्राम बनाइए। फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम में आपको वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को इंडिकेट करना है कि ये कैसे ट्रैवल करते हैं। एक लाइन बना लीजिए वोल्टेज की, एक लाइन आपकी करंट की। डैश 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 डैश। ये वोल्टेज के लिए हमने ड्रॉ किया। इसके नीचे बनाएंगे यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम ओमेगा टी। ये लाइन इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट को, ये लाइन इंडिकेट कर रही है वोल्टेज को। ऐसे यहाँ इसको इंडिकेट करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे। ये लाइन नीचे लाएंगे, यहाँ पे डैश 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 डैश, यहाँ पे भी ऐसे डैश 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 डैश। इसके हायर पॉइंट को जहाँ पर टच कराएंगे वो इसकी पीक वैल्यू होगी। एग्जैक्ट सेंटर में इनकी पीक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे पीक वैल्यू मिलेगी आई नॉट, यहाँ पे पीक वैल्यू मिलेगी वी नॉट। एरो 2 बार लगाएंगे जहाँ पे हमको पीक वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका फेजर डायग्राम है।
दोनों सेम फेज में चलते हैं, जितना एंगल वोल्टेज के लिए बनेगा उतना ही एंगल करंट के लिए बनेगा, बट करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी कम होती है। करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी कम होती है जब केवल रजिस्टेंस लगा हो। ये बात भी याद रखिएगा, जिस सर्किट में रजिस्टेंस लगा होता है वहाँ पे करंट की वैल्यू हमेशा कम होती है। तो इस बात को हमने आपको कैपेसिटेंस वाले सर्किट में भी समझाया था, रजिस्टेंस वाले सर्किट में भी समझाया था। रजिस्टेंस वाले में कैसे समझाया था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि जहाँ पर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ना तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट होना चाहिए, ना उसके प्रेशर में कोई चेंजमेंट होना चाहिए, ना ह्यूमिडिटी में कोई चेंजमेंट होना चाहिए। ये उसकी क्या है? एटमॉस्फेरिक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप उसकी ही प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट करोगे तब तो रजिस्टेंस चेंज हो ही जाएगा। लेकिन अगर इन सब में कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो उस कंडक्टर की रजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था, सामने लिखा हुआ है आपके ओम्स लॉ, V इज इक्वल आई आर, आई इज इक्वल V बाई आर। अगर हम रजिस्टेंस को ध्यान में रखें तो R इज इक्वल V अपॉन आई। ये खुद बता रहा है कि जिस सर्किट में रजिस्टेंस लगा होगा उस सर्किट में वोल्टेज हायर होता है और इलेक्ट्रिक करंट लोअर होता है। समझ में आई? रजिस्टेंस जिस सर्किट में होगा उस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू करंट से हमेशा ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर वाली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है, ये लाइन जो है आपकी ये है V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी की, और ये लाइन है आपकी I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करेगी और ऊपर वाली लाइन इसको इंडिकेट करेगी, इसको इंडिकेट करेगी, वोल्टेज को इंडिकेट करेगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेजर डायग्राम में चल रहे हैं, दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई? अगर हम इसका लीनियर डायग्राम बनाएं, सिंपल डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जैसा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम ने भी यही बताया था कि V और I का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। सपोज करो इस वाले पॉइंट को हमने वोल्टेज के लिए इंडिकेट किया, ये V नॉट है, तो इसके नीचे कहीं पर हम इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए डैट 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 डैश, ये आपकी I नॉट की वैल्यू। फिर से एरो बनाना है, ये एरो आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए और ये एरो आपका वोल्टेज के लिए। लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी उस सर्किट में, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू उस सर्किट में करंट की नहीं हो सकती। इसीलिए जो आपके घर के अप्लायंसेज होते हैं, डिवाइसेज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती है, वोल्टेज की ज़रूरत होती है। आपके जितने भी डिवाइसेज हैं वो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट पे चलते हैं बेटा, ज़िंदगी भर याद रखना, मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट, मैक्सिमम। जो आपकी बड़ी बड़ी डिवाइसेज हैं जस्ट लाइक AC, उसमें आपका जो करंट यूज़ होता है वो मैक्सिमम 10 to 15 एम्पियर यूज़ होता है। उससे भी बड़ी जो डिवाइसेज हैं आपकी, जैसे आपको चक्की चलाना है, बात समझ में, आपके आसपास विद्युत से, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलने वाली आपकी क्या होंगी, जो चक्की होंगी, आटा चक्की होती है जिनमें गेहूं पीसा जाता है, तेल पीसा जाता है, वहाँ पे जो मैक्सिमम करंट यूज़ होता है वो मैक्सिमम 25 एम्पियर का होता है, 25 एम्पियर। और वहाँ जो वोल्टेज यूज होता है वो मैक्सिमम 500 वोल्ट होता है। आपके घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो मैक्सिमम 160 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच का होता है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस जो आपकी होती हैं वो 250 पे चलती हैं, जैसे AC 250 वोल्टेज के बिना नहीं चलेगी। तो AC आपने देखा होगा जब भी किसी घर में लगाई जाती है तो उसके साथ में एक अलग से क्या लगाया जाता है, पोटेंशियोमीटर लगाया जाता है, जिसको आप स्टेबलाइजर बोलते हो, उसके साथ लगा होता है। तो वो उतना उसको वोल्टेज जनरेट करके देता है। अगर उससे कम वोल्टेज मिलेगा तो AC चलेगी ही नहीं, और अगर बहुत कम वोल्टेज मिला, 160 से भी कम मिला, तो AC तुरंत खराब हो जाएगी, उसके जितने भी सर्किट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये तभी होता है जब आपके जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हो। तो आपके घर में ज़्यादातर जितने भी वायर्स हैं वो सब स्ट्रेट फॉर्म में लगे हुए हैं, तो जहाँ भी वायर हमारा स्ट्रेट फॉर्म में लगा होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। ये भी याद रखना है कि सर्किट में हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ सर रेजिस्टेंस है।
और कहाँ इंडक्टेंस है और कहाँ कैपेसिटेंस लगा हुआ है, हम कैसे जानेंगे? तो आपके घर में भैया जितने भी वायर है वो ज़्यादातर स्ट्रेट लगे हुए हैं, या तो ऐसे लगा होगा फिर टर्न हो गया होगा, तो सबके सब क्या है, स्ट्रेट फॉर्म में लगे हैं। तो उन सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस है। तो वहाँ पे आपका वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लिखा है फेज डिफरेंस 0 आता है। ये आपका फेजर डायग्राम है, ये आपका लीनियर डायग्राम है। किसके लिए, वोल्टेज और करंट के लिए। बात समझ में आई? इसको नोट करिए। फिर इंडक्टिव सर्किट बताते हैं कि वहाँ पे कैसे काम करता है। नोट हो गया? इरेज कर दें? हाँ भाई हेडिंग डालेंगे सेकंड। बात मत करो भैया, ध्यान से समझो। प्योर इंडक्टिव सर्किट, जब आपका केवल इंडक्टेंस लगा हो। इंडक्टेंस आपने दो पढ़े हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको यहाँ सेल्फ इंडक्शन लगाना है। सर्किट बनाएंगे, सबसे पहले अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल बनाएंगे, एस हॉरिजेंटल पोजीशन में। वोल्टेज सब में सेम देना है, V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा t। सर्किट क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का सिंबल बनाएंगे। सर्किट आपका क्लोज हो गया। सेल्फ इंडक्शन को आप डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ये आपका इंडक्टेंस है, कैपिटल L एज इट इज़। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। आपको फिर से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करना है। और आपने लेंज लॉ पढ़ रखा है और फैराडेज सेकेंड लॉ पढ़ रखा है। तो फैराडे और लेंज ने दोनों सेम चीज़ें बताई थी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है ईएमएफ का। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे भी आप सिंबल बना सकते हैं। यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ छोटा सिंबल बनाइए माइनस, मतलब यहाँ से ईएमएफ आएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई थी, E इज इक्वल माइनस L di/dt। ये आपने प्रूफ किया था, मॉड लगा दीजिए। E इज इक्वल माइनस L di/dt, वैल्यू आएगी, मॉड लगाने से प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल L di/dt। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अभी इसका यूज़ करेंगे। अब हमें जाना है पॉजिटिव से निगेटिव। तो निगेटिव टर्मिनल की तरफ से कौन आ रहा है, ईएमएफ। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से कौन जा रहा है, वोल्टेज। ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, ईएमएफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V माइनस E इज इक्वल 0। इन दोनों की टोटल वैल्यू 0 होती है। जितना पोटेंशियल मिलेगा अल्टरनेटिंग सोर्स से, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रोडक्शन होता है इंडक्शन में ईएमएफ का। ये बात दिमाग में याद रखना। इसीलिए आपके जितने भी सर्किट इस फॉर्म में होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, आपके घर में हीटर, अभी ठंडी का सीजन आ ही गया है, सबके घर में हर कमरे में इसके यहाँ पैसा होगा वो लगवाएगा। हमारे यहाँ तो नहीं है भाई, तो हम काहे झूठ बोले। तुम लोगों के यहाँ होगा हीटर, हमारे यहाँ शुद्ध देसी काम क्या जलता है, लकड़ी जलती है, उसको कौड़ा बोलते हैं ना, वो जलता है। और कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि क्या लगा होता है, हीटर लगा होता है। तो जहाँ पे वायर को
सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में लगा दिया जाएगा, वहां पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इसी की वजह से आपका वो वायर रेड कलर का हो जाता है और वो अपने सारे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको बहुत ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो हम इसको V माइनस ई इज इक्वल 0 लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल ई। अब E की वैल्यू हमने मॉड लगा के लिखी है एल डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल ई की प्लेस पे कैपिटल L डी आई अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, डी टी ऊपर आएगा L नीचे आएगा, डी आई के टर्म में लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा डी आई इज इक्वल डी टी ऊपर गया V इंटू डी टी अपॉन में लिख दिया L। जहाँ पे V लिखा है वहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, रखिए डी आई इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में L। जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, साइन ओमेगा टी का हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, डी आई का इंटीग्रेशन और साइन ओमेगा टी का यहाँ नीचे दिखा दीजिए, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल इंटीग्रेशन आई की पावर 0 इज इक्वल आई की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आएगा आई, यहाँ आ जाएगा आई इज इक्वल वी नॉट कॉन्स्टेंट है पीक वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है कैपिटल एल बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन साइन थीटा का आप इंडिकेट करिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा, बट हमारे पास थीटा के टर्म में नहीं है और हमने कल आपको इसका इंटीग्रेशन बताया है कि ओमेगा टी को आप क्या सपोज करेंगे, एक्स सपोज करेंगे, फिर उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी टी के टर्म को चेंज करेंगे। तो आज हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये एक अलग टर्म हो गया, दोबारा से इसको समझिए, ओमेगा टी को आपको सपोज करना है एक्स, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा डी टी इज इक्वल डी एक्स, डी टी इज इक्वल डी एक्स अपॉन ओमेगा। अब आप वहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स और डी टी के प्लेस पे हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे 1 अपॉन ओमेगा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो 1 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह फिर से वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा 1 बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, बन जाएगा ये। इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बाकी आगे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे हमने ओमेगा टी को एक्स सपोज किया है, फिर डी टी को रिप्लेस किया, डी टी की जगह डी एक्स अपॉन ओमेगा को रखा, यहाँ आएगा आई इज इक्वल वी नॉट अपॉन कैपिटल एल, यह आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और साथ में इंटू 1 अपॉन ओमेगा वी है, ओमेगा को एल के साथ में रखिए, आई इज इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस सिंबल को बाहर लगा दीजिए, माइनस यहाँ बचेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा है ओमेगा एल, अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात अभी ही करेंगे, अभी तक इसलिए नहीं की थी क्योंकि अभी तक आया नहीं था। अब हम इसके साथ एक की और बात करेंगे, रेजिस्टेंस आप सभी जानते हैं, ये नया रेजिस्टेंस बनाता है, इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो बिल्कुल बिहेव करता है रेजिस्टेंस की तरह। जैसे जिस सर्किट में वोल्टेज और करंट होंगे वहाँ पे आपका कैपिटल आर ये कहलाता है रेजिस्टेंस, जिस सर्किट में वोल्टेज और इंडक्टेंस लगे होंगे, यानी जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था सिर्फ वहाँ पे वोल्टेज और करंट था, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा है, इसको मत बनाइए, यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस, यहाँ सिर्फ इंडक्टेंस, तो जिस सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस होगा वहाँ पे आता है टर्म ओमेगा एल का, और ओमेगा एल को हम लिखते हैं एक्स एल, और एक्स एल को नया नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस,
इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव लाइक रजिस्टेंस, ये बिल्कुल रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ओमेगा एल, इसकी यूनिट भी सेम रजिस्टेंस के बराबर होती है। एक्सएल इज इक्वल ओमेगा एल, यूनिट भी इसकी ओम होगी, जैसे रजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अभी एक टर्म और आएगा जब हम कैपेसिटिव सर्किट लगाएंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अभी तो हमने प्योर रजिस्टिव पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्योर इंडक्टिव, फिर आएगा प्योर कैपेसिटिव। जब उसका टर्म आएगा तो उसको भी बताएंगे। तो ये ओमेगा एल बन जाता है एक्सएल, बिल्कुल रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, बट रजिस्टेंस है नहीं, ये भी याद रखना, ये रजिस्टेंस नहीं है। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो आपकी करंट की फ्रीक्वेंसी है उस टर्म में, और इंडक्टेंस आपका कांस्टेंट वैल्यू है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाता है? एक्सएल बन जाता है, जिसका नया नाम आ जाता है, कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बिल्कुल सेम एज इट इज रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। मतलब जिस सर्किट में जब आपका वायर स्ट्रेट फॉर्म में लगा होगा तो वहां पे रजिस्टेंस होता है, लेकिन जब आपका वायर कॉइल के फॉर्म में या सोलेनॉइड के फॉर्म में होता है तो वहां पे रजिस्टेंस ना होकर के क्या हो जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है। तो आप इसको रिप्लेस करके एक्सएल लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी हमें उससे पहले कॉस थीटा को रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि वोल्टेज के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, वहाँ कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। हमें चाहिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक दोनों का टर्म सेम ना हो। तो हम पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं, और आप भी जानते होंगे, कि क्लास 10th में पढ़ाया गया है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, और थीटा की प्लेस पे लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो हम भी ओमेगा टी लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इज इक्वल साइन 90 माइनस ओमेगा टी। 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, ये हो जाएगी आई इज इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल एल। कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। आई इज इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, साइन माइनस अंदर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन करंट की। इसी के नीचे जस्ट लिखिए आप वोल्टेज की इक्वेशन। उससे पहले ओमेगा एल को कन्वर्ट करिए एक्सएल में। आई इज इक्वल वी नॉट अपॉन एक्स एल, आई नॉट इज इक्वल वी नॉट अपॉन एक्स एल, सेम एज इट इज आई नॉट इज इक्वल वी नॉट अपॉन आर। जैसे ये इक्वेशन होती है सेम एज इट इज रजिस्टेंस की तरह ये भी बिहेव करता है। यहाँ पे भी इसकी यूनिट एम्पियर होगी, यहाँ पे भी इसकी यूनिट एम्पियर होगी। इसको रिप्लेस करके आप क्या लिखोगे? आई नॉट लिखोगे। यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इसके नीचे लिखेंगे v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोनों के इक्वेशन में सिमिलरिटी है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। बाकी आपका फेज डिफरेंस बता रहा है कि कितने का डिफरेंस है। अब अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, फिर से लाइन खींच देते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, एक तरफ लिखिए वोल्टेज, एक तरफ लिखिए करंट, या यहाँ V बना दिया करिए, इधर I बना दिया करिए। फाई 1 फाई 2, इसके लिए हमने लिखा ओमेगा टी, इसके लिए हमने लिखा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फाई 1 से फाई 2 को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? पाई बाई 2। मतलब हमारे डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, जहाँ से हम लिख सकते हैं करंट लैगिंग बिहाइंड पोटेंशियल पाई बाई 2। मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। ध्यान से देखो इक्वेशन में V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आगे चल रहा है। V I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
यहाँ पे -90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। इसीलिए इस सर्किट में जहां भी लगा दोगे इसको, किसी को भी चेंज कर दो अगर इस फॉर्म में, तो वहां पे जितना भी वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के टर्म में, क्योंकि 90 डिग्री आगे चलता है, करंट इसके साथ चल नहीं पाता है, 90 डिग्री पीछे चलता है। क्यों नहीं चल पाता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन करके दिखा दिया। सबसे पहले हमने इक्वेशन ली फैराडे सेकंड लॉ से या लेंज लॉ से, E इज इक्वल -L di/dt। माइनस सिंबल क्या बताता है, डायरेक्शन, मैंने रिमूव कर दिया, क्या लगा के, मॉड लगाया। इक्वेशन लिखी, यहाँ पे AC सर्किट है, ये AC सर्किट की इक्वेशन कंफर्म है, V इज इक्वल V0 sin ओमेगा t। इसके बाद हमने आपको यहाँ बताया कि वो पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ट्रेवल करता है, और जो EMF होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ट्रेवल करना है, सिंबल बनाना है पॉजिटिव या निगेटिव, EMF इसके अपोजिट जाएगा, इसलिए माइनस डायरेक्शन V माइनस E इज इक्वल 0। ये राइट हैंड साइड गया पॉजिटिव, वैल्यू रखी E की, टर्म चेंज किया DI के टर्म में, DI इज इक्वल V/L dt। इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में, जो कांस्टेंट था उसको बाहर लिया, साइन ओमेगा t dt का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाया कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर जो कांस्टेंट था उसको बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस ओमेगा t इंटू 1/ओमेगा, ओमेगा को नीचे रखा L के पास, कॉस ओमेगा t को हमने चेंज किया, उसका भी एक्सप्लेनेशन ऊपर पूरा लिखा हुआ है। फिर इक्वेशन को हमने बनाया, I इज इक्वल I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, फेज डिफरेंस निकाल के दिखाया। अभी फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बचे हुए हैं इसके, पहले इसको नोट करिए। बंद।